यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का यूक्रेन और रूस के युद्ध से जुड़ा हुआ ये विषय रखा है। कल सीनेट की मीटिंग में ये सवाल उठा कि भारत के खिलाफ में पाबंदियां लगाई जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये खबर भारतीय अखबारों से गायब है। वॉशिंगटन में एक पूरी की पूरी लॉबी है जो ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि भारत की सरकार खुलेआम रूस को हमलावर घोषित करे और यूक्रेन रूस युद्ध में वो अमेरिका का साथ दे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूस के साथ में भारत के लंबे समय से रणनीतिक या सैन्य संबंध है और सैन्य सामग्री खरीद फरोख्त के भी रिश्ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने ये बात गंभीरता से कही है कि जो लोग रूस के साथ में हथियार की खरीद फरोख्त करते रहे, जो देश, उन पर वे पाबंदी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। और यही वह संदर्भ था जिसकी वजह से सीनेट की मीटिंग में यह सवाल उठा कि भारत बहुत बड़ा खरीदार है और भारत हमारी बात मान नहीं रहा है। अमेरिका लगातार भारत को दबाव में लिए हुए है। साउथ एशियन स्फीयर कमेटी के असिस्टेंट सचिव डोनाल्ड लू ने कल सीनेट से कहा कि भारत पर वे पाबंदी को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला, एक कानून बनाया है अमेरिका ने, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के नाम से, इस एक्ट के तहत वे ये कार्रवाई कर सकते हैं। यह कानून, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से लागू होगा और जरूरी होगा तो कांग्रेस से भी इसकी सलाह ली जाएगी। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि भारत अभी तक एक न्यूट्रल पोजीशन रखे हुए रहा है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के लगातार प्रेशर में है और इस प्रेशर में उसने एक महत्वपूर्ण फैसला इसी दौरान लिया है। अमेरिका के दबाव में, जब ये यूक्रेन रूस का क्राइसिस चल रहा था, उसी दौरान उसने एक फैसला लिया है, वो ये कि मिग-29 खरीदने का जो सौदा था रूस के साथ, वो सौदा भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया। कायदे से दबाव में आके सौदा कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए था। एंटी टैंक जो मिसाइल खरीदने का, हथियार खरीदने का जो सौदा किया गया था, वो भी कैंसिल कर दिया गया। तो ये दो सौदे तो भारत ऑलरेडी अमेरिका के दबाव में आगे कैंसिल कर चुका है। अब दबाव ये है कि आप सारे जितने भी युद्धास्त्र खरीदने के जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं रूस के साथ में, उन सबको कैंसिल करो, अन्यथा आर्थिक पाबंदियां झेलो। यह उल्लेखनीय है कि इस काटसा एक्ट के तहत पहले तुर्की के खिलाफ, जो कि नाटो का मेंबर है, अमेरिका एक्शन ले चुका है। अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदी लगाई है और ये पाबंदियां 2020 में लगाई गई, दिसंबर 2020 में। क्यों? क्योंकि तुर्की ने रूस से F-35 युद्ध बमवर्षक विमान खरीदने का सौदा किया था। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस दबाव में झुकेगी या खड़ी रहेगी। हमारी अपील है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इस दबाव में झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ यूक्रेन की संप्रभुता पर ही हमला नहीं है, बल्कि वहां जो नाजियों ने जो रक्तपात किया हुआ है और नाजियों ने जो उत्पात मचाया हुआ है, उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। आज नाजी जिस देश में भी सिर उठाए, उसको कुचलने का कोई रास्ता नहीं। आप उन्हें डेमोक्रेसी से कुचल नहीं सकते।
उन्होंने जिस तरह के बर्बर अत्याचार यूक्रेन में किए हैं, उसका एकमात्र प्रतिकार यही है कि वहां विसैन्यीकरण किया जाए और नाजियों से यूक्रेन को एकदम मुक्त किया जाए। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को हमारी अपील है कि इस मामले पर सख्त रवैया अपनाना चाहिए और अपने संबंध सोवियत संघ के साथ खराब नहीं करने चाहिए, चाहे जितना ही ये दबाव पैदा किया जाए। एक और चीज है, मैं बार बार कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार एकदम अमेरिका की पिछलग्गू सरकार बन चुकी है। तो ये खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी चीन के खिलाफ जो अमेरिका ने समूह बनाया है, उस समूह का हिस्सा भारत बन चुका है। आप चीन से डायरेक्ट बात कर सकते थे, डायरेक्ट लड़ सकते थे, लेकिन आप अब अमेरिकी गुट में शामिल होकर चीन से लड़ेंगे, अमेरिकी गुट में शामिल होकर रूस से लड़ेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत में क्या होगा, भारत की विदेश नीति क्या होगी, भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे, यह अमेरिका तय करेगा, यह नाटो तय करेगा। पहले ही चीन के खिलाफ में जो एक समूह बनाया गया, उसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसका लक्ष्य रखा गया था कि चीन को काउंटर कैसे किया जाए। इसमें भारत भी शामिल है। तो इस संदर्भ में सबसे पहली अपील हमारी यह है कि बाकी विपक्षी दल भारत सरकार पर दबाव बनाए कि भारत सरकार अपने सोवियत संघ के साथ में जो रक्षा समझौते हैं उनको तोड़ने का काम न करे। अंततः लॉन्ग टर्म में बहुत भयानक कीमत चुकानी होगी हिंदुस्तान को। भारत के सबसे बुरे समय में सोवियत संघ और रूस जो आज है, वो रूस हमारे साथ खड़ा रहा है। एक और चीज है जो कि इस बीच में सामने आई है, जो कि आज के अखबारों में बहुत तेज सुर्खियों में है, वो ये कि यूक्रेन के जो जापोरोस्काया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर रूस ने हमला किया है, विस्फोट हुआ है। और यह खबर एकदम बड़े स्केल पर हिंदू में भी है और दूसरे अखबारों में भी है, दैनिक भास्कर में भी है, अमर उजाला में भी, सब में है यह खबर। बल्कि सच्चाई इसके थोड़ी सी विपरीत है। यह सच्चाई जाननी बेहद जरूरी है। यह एक तरह से टोटल डिसइंफॉर्मेशन की खबर है। सच्चाई यह है कि रूसी सेना ने लोकल अथॉरिटीज के साथ में बाकायदा निगोशिएट किया। निगोशिएट जब फेल हुआ, तब उन्होंने उस न्यूक्लियर प्लांट को अपने घेरे में लिया और कंट्रोल किया। वहां हल्की फुल्की लड़ाई हुई, लेकिन वो प्लांट अब रशियन के कंट्रोल में है। वहां 6 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। अखबारों को की खबर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि न्यूक्लियर प्लांट में इतना भयानक विस्फोट हुआ है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अगर वहां विस्फोट होता, न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट होता, तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा क्षति और ज्यादा भयानक, 10 गुना ज्यादा भयानक विस्फोट होता। तो यूक्रेन रूस के संदर्भ में जो खबरें आ रही हैं, वे डिसइंफॉर्मेशन और एंटी रूस उन्माद से भरी हुई हैं। उनसे बचा जाना चाहिए। रूस ने ऑफिशियली अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचना दी है कि जापोरोस्काया जो न्यूक्लियर प्लांट है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट सामान्य तौर पर स्मूथली काम कर रहा है, और वहां जो कर्मचारी जिस रूप में काम कर रहे थे, सारे काम कर रहे हैं और वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वहां 6 परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सेंटर है वो परमाणु संयंत्र का। निश्चित तौर पर सोवियत संघ की यह जिम्मेदारी बनती है कि ये परमाणु संयंत्र फासिस्टों के हाथ में लगे। पिछले सप्ताह उन्होंने चेरनोबिल को कब्जे में लिया, अब ये जापोरोस्काया के न्यूक्लियर प्लांट को कब्जे में लिया, बाकी को भी वो कब्जे में लेंगे। और ये एंटी फासिस्ट जो मोर्चा है, इस मोर्चे को कायदे से लोगों को समर्थन देना चाहिए। यूक्रेन का यह आरोप है कि वहां फायरिंग की गई, वहां विस्फोट हुआ, यह यूक्रेन का आरोप है, लेकिन वस्तुगत तौर पर यह बात गलत है।
क्योंकि इस संदर्भ में जो सबसे प्रामाणिक बयान आया वो रूसी प्रतिनिधि का आया। उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सूचित किया कि यह संयंत्र सुरक्षित है और नॉर्मल सारा स्टाफ काम कर रहा है, और जो नेशनल ऑपरेटर है, जो कि इनके न्यूक्लियर प्लांट का नेशनल ऑपरेटर है, वह इसकी निगरानी कर रहा है। इसलिए जो खबरें जिस रूप में आ रही हैं वे खबरें विश्वसनीय नहीं है। एक अन्य डेवलपमेंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जिसको कि कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए। वो ये कि 1 मार्च को पेंटागन का रूस के साथ में हॉटलाइन कनेक्शन जुड़ा है। इसके राजनीतिक सैन्य मीनिंग है, इसका राजनीतिक सैन्य अर्थ है, जिसे समझने की जरूरत है। आप याद कीजिए सीरिया में 2015 में जब सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया और सोवियत संघ ने अपनी सेना उतारी, तो उस समय भी पेंटागन ने सोवियत संघ के साथ में हॉटलाइन संपर्क किया। सोवियत संघ के हस्तक्षेप के बाद में सीरिया को तकरीबन आतंकवादियों से लिबरेट कर दिया गया। इस हॉटलाइन का मतलब यह है कि एक तरफ देखिए आप, पेंटागन चाहता है कि रूस के साथ में डायलॉग बना रहे और उस डायलॉग के जरिए इमरजेंसी में रूस की मदद ली जा सके, और अगर सेना गलत फैसले लेती है तो उन गलत फैसलों को रोकने में भी इससे मदद मिलती है। यह भी हो सकता है कि युद्ध को आगे बढ़ने से रोकने में भी इसका सहयोग लिया जा सके। एक अन्य चीज है जो कि इस बीच में सामने आई है, जो कि कायदे से दर्ज होनी चाहिए, वो ये कि अमेरिका ने बहुत साफ कह दिया कि फिलहाल नाटो और अमेरिका का यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। और जो कोशिशें चल रही हैं सोवियत संघ की तरफ से और जिस लक्ष्य के साथ चल रही हैं, उस लक्ष्य को आप समझने की जरूरत है। आमतौर पर युद्ध होता है तो बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत तबाही होती है। सोवियत संघ में अब तक 7 दिन युद्ध चला है, भयानक बम वर्षा हुई है। ऑफिशियली पहली बार फिगर सामने जो आए हैं वो फिगर दर्ज करने लायक है। यूक्रेन में अब तक सिर्फ 250 नागरिक मरे हैं और 500 लोग घायल हुए हैं, जबकि 1 सप्ताह से युद्ध चल रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें बताया गया है कि सिर्फ 249 नागरिक मारे गए हैं और 553 घायल हुए हैं। और जो जो लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं उनमें मिसाइल एयर स्ट्राइक, बम वर्षा से लोग प्रभावित हुए। एक बड़े पैमाने पर सोवियत संघ ने पहले पहल कदमी करके ह्यूमन कॉरिडोर तैयार किया कि लोग अपनी बस्तियों से निकल जाएं और सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। यूक्रेन शुरू में राजी नहीं था। यूक्रेन ने अपनी सेना और उनके नाजी जो गिरोह है उन्होंने अपने जो टैंक, मिसाइलें और तमाम किस्म की तोपें रिहायशी बस्तियों के इलाके में लगा दी, जो कि युद्ध के नियमों का सरासर उल्लंघन है। सोवियत संघ के दबाव के कारण ही अब तीसरे दौर की बातचीत में जो अभी हाल में हुई है उसमें यूक्रेन राजी हुआ है कि एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाए। अंततः तो रूस अकेले ह्यूमन कॉरिडोर बना के लोगों को निकालता रहा है और वहां अपनी कार्रवाई करता रहा है। अभी तक तकरीबन 2% जो आबादी है यूक्रेन की, वो शरणार्थी के तौर पर दूसरे देशों में जा चुकी है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का साफ कहना है कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण और विनाजीकरण बेहद जरूरी है। बिना इसके यूक्रेन का सर्वाइवल संभव नहीं है। एक अन्य चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है,
यूक्रेन सिर्फ बहाना है, असल में तो सोवियत संघ को या रूस को खत्म करना है। ये अमेरिका का लक्ष्य है। उसने रूस के पूरे आर्थिक, सूचना और ह्यूमन जो लिंक है, उन सबको एकदम पाबंदियों के दायरे में ले आए हैं। वो उन सबको नष्ट करना चाहते हैं और ये काम किया जा रहा है यूक्रेन बचाओ के नारे के तहत। और ये एकदम फासिस्ट मुहिम है, जो फासिस्ट लक्ष्य है, जो 1945 में जो ब्लूप्रिंट अमेरिका ने तैयार किया था सोवियत संघ की समाप्ति के लिए, उस ब्लूप्रिंट का ये एक तरह से कार्यान्वयन है। इस चीज को समझने की जरूरत है। यूक्रेन बचाओ एक तरह से आवरण है, असल है रूस को नष्ट करना। वे यूक्रेन के बहाने सारी दुनिया में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अमेरिका और नाटो के देश। जबकि सब लोग जानते हैं सोवियत संघ ने कहीं पर भी, किसी पर भी पहले हमले नहीं किए। सोवियत संघ का हमलावर देश की तरह रिकॉर्ड नहीं रहा, रूस का हमलावर देश की तरह रिकॉर्ड नहीं रहा। यूक्रेन में भी हमला तब करना पड़ा जबकि बातचीत के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए और वहां जो जनता रह रही थी, अब सीधे कहा गया है, रूस ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सीधे कहा है कि हम रूसी जनता जो यूक्रेन में रह रही है उसकी संपत्ति जब्त करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कितना भयानक हिस्टीरिया पैदा किया हुआ है रूसी जनता के खिलाफ। रूसी जनता जो यूक्रेन में रह रही है वो तो यूक्रेन की नागरिक है। पिछले 10 साल से लगातार रूसी जनता के ऊपर बर्बर अत्याचार यूक्रेन में हो रहे थे, जो कि मीडिया से एकदम गायब थे। आपने कभी सुना कि युद्ध के अवसर पर अपनी ही जनता पर राष्ट्रपति यह आदेश जारी करे कि हम रूसी जनता की सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे? यह यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया है। ऐसी स्थिति में रूस चुप कैसे बैठ सकता है जबकि रूसी नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हो? आपके पड़ोस में लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा हो, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और आप चुप रहे, ये कैसे हो सकता है? हम लोग बांग्लादेश के मामले में चुप नहीं रहे, हम लोग श्रीलंका के मामले में चुप नहीं रहे, हमने हस्तक्षेप किया, सैन्य हस्तक्षेप किया। यूक्रेन पर किया गया हमला सिर्फ राष्ट्रीय संप्रभुता का हमला नहीं है, बल्कि यह वहां की जनता को बचाने के लिए एक अनिवार्य सैन्य कार्रवाई है। रही बात अमेरिका और नाटो के देशों की, तो उनकी एक लंबी फहरिस्त है युगोस्लाविया से लेकर लीबिया तक बम वर्षा करने की और राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करने की। और दूर क्यों जाते हैं? आज जब वे कल सेनेट में उनके प्रतिनिधि, सत्तारूढ़ दल के अमेरिका के प्रतिनिधि जब ये कह रहे थे कि भारत पर गंभीरता से आर्थिक पाबंदियां लगाने की बारे में सोच रहे हैं, तो ये सीधे सीधे हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। सब लोग जानते हैं कि अमेरिका और नाटो बदनाम है, सैकड़ों केस है, 700 से अधिक युद्ध थोपे हैं इन लोगों ने पूरी दुनिया के ऊपर, जिनमें लाखों लोग मरे हैं। यूक्रेन के बहाने नाटो और अमेरिका रूस की सीमा के पास तक पहुंच गया, रूस के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया, इसलिए रूस को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा। और यही वो जगह है जहां से कि आपको यह चीज समझने की जरूरत है कि भारत सरकार ने अगर सख्ती से काम नहीं लिया तो भारत सरकार की बहुत बड़ी क्षति होगी, भारत की जनता की बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि सोवियत संघ या रूस भारत का बहुत गहरा दोस्त है। उसने बुरे समय में भारत की मदद की है, भारत ने सोवियत संघ की बुरे समय में मदद की है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर भाड़े के सैनिक उतारे गए हैं और न्यू नाजी ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं और वे ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे लगातार बस्तियों में जाके लोगों को सामने रख के फिर वे रशियन सेना पर हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि रूस ने ये दबाव डाला है कि एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाए, लोगों को निकाल लिया जाए, फिर लड़ लेते हैं, देख लेंगे।
आखिर में आप यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में बात करते समय सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, हिटलर जब इलेक्ट होकर आया था तो उसका अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम देशों ने स्वागत किया था। यह मानने से इनकार किया था हिटलर से पूरी दुनिया को खतरा है। फासिज्म जिस देश में भी पैदा होता है वो वहां उस देश की जनता के अंदर जहर तो भरता ही है, उनकी जनता का जीवन दूभर कर देता है। जरूरत इस बात की है कि जो प्रयत्न रूस कर रहा है उस प्रयत्न की मदद की जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिससे कि विश्व को, यूक्रेन में रहने वालों को फासिज्म से बचाया जा सके। अन्यथा फासिज्म सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, जैसे वो जर्मनी तक सीमित नहीं रहा, वो सारी दुनिया में फैल गया वायरस की तरह। आप याद रखिए, जरूरत इस बात की है कि इस संदर्भ में भारत सरकार पर दबाव पैदा किया जाए कि भारत सरकार ये अपना अमेरिका का पिछला भाव छोड़े और सोवियत संघ के साथ जो उन्होंने सैन्य समझौते किए हैं, जो खरीद के समझौते किए, उन समझौतों को बना रहने दे। अमेरिका पाबंदी लगाए तो लगाए, हम पाबंदी नहीं लगा सकते। हम रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकते। ये बातचीत रखने का एक मकसद यह भी है कि आम लोगों में बड़े पैमाने पर डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चला हुआ है। रूस को हमलावर घोषित करो और यूक्रेन बचाओ की मुहिम की आड़ में सोवियत संघ को एक तरह से आइसोलेट करने की और नष्ट करने की जो विश्वव्यापी मुहिम अमेरिका ने शुरू की है, उस पर से ध्यान हटाया जाए। जी नहीं, सोवियत संघ है या रूस है तो इस दुनिया में मानवता बची हुई है, जान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं पुतिन दूध के धुले हुए हैं, लेकिन अभी समस्या है फासिज्म, नाजी पार्टी और नाजियों का जुल्म जो यूक्रेन में हो रहा है। एक जमाने में हिटलर से जो लोग नफरत करते थे वह हिटलर था और वह रेड आर्मी थी, कम्युनिस्ट थे, जिन लोगों ने हिटलर को परास्त किया और सारी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध की आग से निकाल के हिटलर को मौत के घाट उतारा। ठीक वैसी ही चुनौती आज फिर हमारे सामने है। यही वजह है कि रूस ने बाकायदा एंटी नाजी फ्रंट का कॉल दिया है। आने वाले समय में किसी भी एपिसोड में मैं उस पर बात करूंगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।